दोस्तों सुबह सुबह का वक्त था और एक घर के अंदर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब दोस्तों जैसे ही रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो आस पास के लोग उस आवाज़ को सुन करके उस घर के अंदर जाते हैं। अब दोस्तों जब उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला है जो कि बहुत तेज़ी के साथ चीख रही है, चिल्ला रही है। जैसे ही लोग उस महिला को देखते हैं, उस महिला की हालत को देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुँचती है और अब उस महिला से पूछताछ करने लगती है। तब दोस्तों वह महिला पुलिस के सामने एक कहानी सुनाती है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जैसे ही दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग उस घटना के बारे में जानते हैं, तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति क्या कि इस तरीके का काम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की सच्ची घटना के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो महिला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आज की जो ये कहानी है, कहानी हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी सबक और सीख देने वाली है। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों कहानी शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो आने वाली हमारी नई कहानी होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आपको ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी एक राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात की है। कानपुर देहात का एक थाना लगता है गोमनी थाना, और उसी गोगनी थाने का एक कस्बा पड़ता है अमरधा, और उसी अमरधा कस्बा के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है कटरा। दरअसल दोस्तों उस कटरा मोहल्ला में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम मोहम्मद कलीम है। मोहम्मद कलीम अपने माता पिता परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों मोहम्मद कलीम जो है वह मोहम्मद कलीम का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, और जब उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, दिन भर इधर उधर घूमता है और शाम के वक्त आता है अपने घर पे, खाना खाता है, खाना खाने के बाद सो जाता है। तो अब एक दिन जो उसके माता पिता थे, जो उसके परिवार के लोग थे, वह सारे लोग मिल करके मोहम्मद कलीम को बातें कहने लगते हैं। उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास में कोई काम धंधा नहीं है, तुम दिन भर फालतू के काम करते हो, इधर उधर घूमते हो, और अगर तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तो कम से कम कुछ काम करो जहाँ से कुछ पैसे आए, कुछ इनकम हो। अब दोस्तों जैसे इतनी बात मोहम्मद कलीम सुनता है तो वह अपने मन में विचार करने लगता है। दरअसल दोस्तों ये एक दिन की बात नहीं थी, हर दिन उसके परिवार के लोग इसी तरह से ताने मारते थे, इसी प्रकार से कोसते थे। तो अब मोहम्मद कलीम सोचता है कि वह कुछ और तो कर नहीं सकता है, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है। तो वह सोचता है कि ट्रक चलाएगा। तो दोस्तों वह अपने एक परिचित व्यक्ति से बात करता है, उसके साथ ट्रक चलाने के लिए, ट्रक सीखने के लिए उसके साथ ट्रक में चला जाता है, उसके साथ जाता है और वहाँ पर खलासी का काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, और जब और कुछ दिनों का समय बीतता है तो एक दिन मोहम्मद कलीम अपने उस ट्रक से उतर करके अपने घर पे आता है। और घर आने के बाद अपने एक दिन वह रिश्तेदारी में घूमने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो एक दिन अपनी रिश्तेदारी में घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पे कई दिनों तक रुकता है। तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है। दरअसल वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, और जैसे ही मोहम्मद कलीम उस लड़की को पहली नज़र में देखता है तो देख करके उसका दीवाना हो जाता है, और मन ही मन उसको विचार करने लगता है काश इस लड़की से उसकी शादी हो जाती तो इसका जीवन धन हो जाता। अब ये वही सोचता है और उस लड़की से मिलने की कोशिश करने लगता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और मोहम्मद कलीम इसी चक्कर में वहाँ 8-9 दिन का समय बिता देता है। लेकिन इस 8-9 दिनों में उसे सफलता मिलती है, और वह एक दिन उस लड़की से मिलता है और मिल करके कहता है उस लड़की से कि देखो मेरा मोहम्मद कलीम नाम है और मैं फलाना जगह का रहने वाला हूँ, और मैं एक ट्रक ड्राइवर का काम सीख रहा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? अब जैसे ही दोस्तों यह बात वह लड़की सुनती है तो वह लड़की मोहम्मद कलीम से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल उन दोनों के बीच में प्यार हो चुका था और वह दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस दिन के बाद मोहम्मद कलीम लगातार लड़की के संपर्क में रहता है, बातचीत करता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है, और जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है तो अब वो सोचते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी की बात आगे कौन करे, इसका बात उनके मन में ये डर था। तो तभी अब मोहम्मद कलीम अपने घर आता है और घर आकर के अपने माता पिता से इस बात का जिक्र करने लगता है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी एक लड़की है जिसका नाम समा परवीन है, और समा परवीन देखने में बहुत ज़्यादा परवीन है, और हम उसके साथ में शादी करना चाहते हैं। अब जैसे ही दोस्तों यह बात उस लड़के के माता पिता सुनते हैं तो पिता माता नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके पास कमाई धमाई कुछ नहीं है, 2 दिन से ट्रक में जाते हो और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो। हम तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, जब हम चाहेंगे और जहाँ चाहेंगे वही तुम्हारी शादी होगी। अब जैसे ही ये बात मोहम्मद कलीम सुनता है तो परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर आखिरकार इस तरीके से उसके घर वाले नहीं मानेंगे तो वो शादी कैसे करेगा। इसी से परेशान होकर के वो एक दिन समा परवीन के बाद फ़ोन करता है और समा परवीन से कहता है कि समा परवीन हमारे घर वाले तो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। तभी जो वो लड़की थी वो कहती है ठीक है, अगर आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो हमारे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है।
तो हम लोगों को कुछ कदम उठाना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ अलग ही तरकीब सोचनी पड़ेगी। तो मोहम्मद कलीम कहता है वो कौन सी तरकीब होगी। तब समा परवीन कहती है कि दरअसल अगर आपके घर वाले और हमारे घर वाले हमारी मर्जी से शादी नहीं होने देंगे तो फिर हम लोग अपनी मर्जी से अपनी शादी कर लेते हैं। अब यही विचार उन दोनों के मन में चल रहा था, तभी दोनों वो फैसला करते हैं कि हम लोग अपने घर से भाग करके शादी कर लेंगे। एक दिन वो समय भी आ जाता है, मोहम्मद कलीम समा परवीन दोनों अपने अपने घर से निकलते हैं और निकल करके जा करके वह अपनी मर्जी से यानी कि दोस्तों लव मैरिज कर लेते हैं। अब दोस्तों दोनों लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज करने के बाद अब दोस्तों जो मोहम्मद कलीम है वह समा परवीन को लेकर के अपने गांव आता है और अपने घर से एक अलग घर बना करके रहने लगता है। जिंदगी दोनों की ठीक ठाक चल रही थी, किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ दिनों का समय बीता है, कुछ दिनों के बाद समा परवीन और मोहम्मद कलीम के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। बेटे का जन्म होता है, दोनों ही बहुत खुश होते हैं। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन जैसे ही 6 महीने का समय बीतता है तो 6 महीने के बाद जो उनका बेटा था उस बेटे की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब दोस्तों अचानक तबीयत खराब होती है तो दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर भी मोहम्मद कलीम अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, उसके अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज कराता है और जितने भी पैसे उसके पास में थे वह सारे पैसे अपने बेटे के इलाज में खर्च कर देता है। लेकिन दोस्तों फिर भी उसके बेटे की जान नहीं बच पाती है और कुछ ही दिनों के बाद यानी इलाज के दौरान उसके बेटे की मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसके बेटे की मौत हो जाती है तो मोहम्मद कलीम समा परवीन को एक गहरा झटका लगता है और वो दोनों उदास लगने लगते हैं। लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही आगे बीतते रहती है और कुछ दिनों के बाद एक दिन फिर उनकी ज़िंदगी पटरी पे आती है और तब फिर वह एक दूसरे के साथ प्रयास करते हैं और एक दूसरे से मिल करके फिर वह एक दूसरे बेटे को जन्म देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीता है तो फिर एक बार उनके साथ वही घटना घटती है जो कि पहले एक बार घट चुकी थी। यानी कुछ दिनों के बाद दूसरे बेटे की भी उनकी तबीयत खराब होती है। तो अब समा परवीन और मोहम्मद कलीम पहले से भी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक बेटा को खो दिया था, इसलिए वह अब अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहते थे। वो अपने दूसरे बेटे के इलाज में पूरी ताकत लगा देते हैं। अपने दोस्तों से हो, रिश्तेदारों से हो, जहाँ जहाँ से हो, मोहम्मद कलीम पैसे इकट्ठा करता है और पैसा इकट्ठा करने के बाद में वह अपने बेटे का इलाज करवाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं दोस्तों को ऊपर वाले की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है और यही एक बार फिर मोहम्मद कलीम के साथ होता है जो कुछ दिन पहले हुआ था। यानी कि एक बार फिर मोहम्मद कलीम का जो बेटा है वह मोहम्मद कलीम उसको बचा नहीं पाता और कुछ ही दिनों के बाद मोहम्मद कलीम की दूसरे बेटे की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही मोहम्मद कलीम के दूसरे बेटे की मौत होती है तो इस बात का सदमा मोहम्मद कलीम बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और वह उस दिन के बाद बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगता है। यानी उसको इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो सोचता है कि आखिरकार वह क्या करे। तभी उसको जब कोई रास्ता समझ में नहीं आता इस टेंशन के कारण, जा करके अब शराब पीने लगता है। धीरे धीरे मोहम्मद कलीम शराब का आदी हो चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के दिन भर शराब पीता था, दिन भर समय ऐसे ही बीतता रहता है दोस्तों। अब इसी बात को टेंशन उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन दोस्तों इधर जो कुछ लोग थे जिन्होंने पैसे दिए थे वह लोग अब पैसा मांगने का काम शुरू कर देते हैं। तो मोहम्मद कलीम काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसकी पत्नी जो समा परवीन थी वो अकेले घर पे रह रही थी, समय बीतता रहता है। उसकी पत्नी जो समा परवीन है वो मोहम्मद कलीम से कहती है कि अगर आप कुछ करोगे नहीं, केवल इसी प्रकार से शराब पियोगे तो जो आपका जो कर्ज है उसको कैसे ख़त्म करोगे। तभी दोस्तों जो मोहम्मद कलीम है वो अपने मन में एक बार फिर विचार करता है और वह सोचता है कि आखिरकार वो अपना वही पुराना काम करेगा, यानी कि ट्रक चलाने का। तो मोहम्मद कलीम फिर से एक बार ट्रक चलाने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों वह ट्रक चलाने के लिए चला जाता है तो कई कई हफ्तों कई कई महीनों तक अपने घर पे नहीं आता। कलीम की पत्नी समा परवीन अकेले घर पे रहती थी, लेकिन जो समा परवीन थी वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और भी पूरी तरीके से जवान थी। तो अब एक बार फिर उसे किसी व्यक्ति की याद सताने लगती है, यानी अपने पति की याद आने लगती है, उसे एक मर्द की आवश्यकता समझ आने लगती है। लेकिन जब वह अपने घर पे अकेली रहती है और जो उसके पड़ोस और परिवार के जो लोग थे वो उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखते थे, इस कारण दोस्तों वह किसी के पास ना तो जाती है और ना ही किसी के पास में बैठती है, वो चुपचाप अपने घर पर ही रहती है। लेकिन दोस्तों अब उसका भी समय नहीं कटता है। तभी दोस्तों उसी के मोहल्ले में एक लड़का होता है, उसका भतीजा लगता है, जो जेठ का लड़का था जिसका नाम सलीम होता है। वह एक दिन दोस्तों शाम के वक्त था सलीम से कहती है कि सलीम, दरअसल मैं घर पे अकेली रहती हूँ और इस कारण मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता और रात के वक्त मुझे डर भी लगता है। तो अगर हो सके तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर रात के वक्त आप मेरे घर पे आकर के मेरे घर में सो जाया करो। अब जैसे ये बात सलीम सुनता है तो वह चौंक जाता है और हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी चाची से यानी समा परवीन से कहता है कि इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आज के बाद मैं हर दिन आपके घर पे आकर के सो जाया करूँगा। अब जैसे ही शाम होती है, शाम के वक्त सलीम जो है वह अपनी चाची यानी कि चाची समा परवीन के घर पहुँच जाता है
दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों बिस्तर लगाते हैं और बिस्तर लगा करके समा, परवीन और सलीम दोनों अलग अलग बिस्तर पे सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हुई जैसे ही रात का वक्त होता है, रात के समय दोस्तों जो सलीम है यह अपनी चाची को देखता है तो देख करके उसको नींद ही नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों पहले से भी वो अपनी चाची के विषय में गलत चीज़ें सोचता था, विचार करता था और यही सोच करके उसको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उधर जो समा, परवीन थी उसे भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोस्तों उसको भी अपने पति की याद सताती थी, किसी पुरुष की आवश्यकता उसे महसूस होती थी और उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब ये थोड़ी देरी में समा, परवीन सलीम से बात करती है और उसे कहती है कि सलीम सो जाइए, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? तभी दोस्तों सलीम था वो परवीन से कहता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप पहले सो जाइए। यही कहते करते उन दोनों की पहली रात कट जाती है। सुबह होती है, सुबह समा, परवीन अपने घर उठ के सलीम चला जाता है। अब जैसे ही अगली सुबह आती है तो फिर से दोस्तों वह सलीम जो है वो शाम के वक्त पहुंच जाता है। अब इस तरीके से धीरे धीरे कई दिनों का समय बीत जाता है और जब कई दिनों का समय बीत जाता है तो दोनों एक दूसरे को नींद भी नहीं आ रही थी और दोनों अपनी दिल की बात एक दूसरे से कह भी नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब कई दिनों का समय बीत जाता है तो एक दिन रात 10-11 बजे का समय था। तभी दोस्तों जो समा, परवीन है वो अपने बिस्तर से उठ करके सीधे सलीम के बिस्तर पे आ जाती है और सलीम के पास आकर के लेट जाती है। अब जैसे ही वह सलीम के पास में आकर के लेटती है, वो सलीम को देखती है तो सलीम के शरीर को देखती है तो देख करके वो पूरी तरीके से समझ जाती है कि आखिरकार जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसी चीज़ की आवश्यकता के कारण सलीम को भी नींद नहीं आ रहा है। अब इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पास में लेटे हुए थे, तभी जो समा, परवीन है वो सलीम से कहने लगती है क्या बात है। अब दोस्तों इस तरीके से उन दोनों के बीच में बातें होने लगती है। तभी दोस्तों जो सलीम था वो कहता है कि चाची आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आपके बदन को देख करके मुझे नींद नहीं आ रही है, दरअसल मैं आपके साथ एक बार संबंध बनाना चाहता हूँ। अब जैसे ही ये बात समा, परवीन सुनती है तो वह शांत हो जाती है और उसके बाद वो कहती है कि आप मेरे साथ क्या संबंध बना पाओगे, क्योंकि आप मुझे खुश ही नहीं कर पाओगे। तब सलीम कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मुझे एक बार मौका दो, आप मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे। अब इस तरीके से उन दोनों के बीच में बात हो रही थी। तभी दोस्तों जो समा, परवीन है वो कहती है कि ठीक है, आज की रात तुम्हारी है और मैं देखती हूँ कि तुम आखिर मेरे साथ क्या कर पाते हो। उस दिन वह दोनों अपने अपने कपड़े को खोल करके दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। अब जैसे ही उन दोनों के बीच में उस रात संबंध बनते हैं, सुबह होती है तो सुबह जो समा, परवीन थी वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह सलीम से कहती है कि सलीम मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे इतनी खुशी दे सकते हो। उस दिन के बाद से वो चाची और भतीजे के बीच लगातार रिश्ते बनते रहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर एक बार गलत काम शुरू हो जाए तो फिर ये बंद होने का नाम नहीं लेता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है तो जो मोहम्मद सलीम है शाम को शराब के नशे पे अपने घर आता है। लेकिन दोस्तों समीम था उसको अपनी चाची की आदत लग चुकी थी और वो अभी रात के बाद उसी के घर पे आ जाता। अब कलीम जो था वो अपने बिस्तर पे सो रहा था और इधर समीम और परवीन दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो परवीन के मुंह से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी और ये आवाज़ें जो थी वह कलीम की कानों तक पहुंच जाती है। कलीम जैसे ही अपने बिस्तर से उठता है तो देखता है कि उसकी पत्नी यानी कि समा, परवीन और उसका भतीजा दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं और ये देख करके उसको गुस्सा आ जाता है। यानी कि उस दिन वह अपनी पत्नी को काफ़ी उल्टी सीधी बातें बोलता है। सलीम जो था वह चुपचाप अपने घर चला जाता है। लेकिन उस दिन के बाद कलीम और परवीन के बीच में झगड़े होने लगते हैं। अब कलीम फिर से एक बार परवीन ट्रक चलाने के लिए चला जाता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, 27 दिसंबर 2025 का दिन था और इस दिन कलीम के भतीजे की शादी थी। कलीम अपनी भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए वो अपने ट्रक को छोड़ करके अपने घर आ जाता है, लेकिन दोस्तों वह शादी में नहीं जाता। अब जो समा, परवीन थी वो अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहन करके सीधे वो शादी समारोह में पहुंच जाती है। शादी समारोह एंजॉय करती है और सुबह अपने घर पे आती है तो देखती है कि जो उसका पति मोहम्मद कलीम है, मोहम्मद कलीम के गर्दन से ब्लड बह रहा है, उसके शरीर से ब्लड बह रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही इस हालत में वो अपने पति को देखती है तो देख करके वो चीखने चिल्लाने लगती है और अब उसकी चीख पुकार को सुन करके आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद जब देखते हैं कि कलीम वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, पत्नी उसकी चीख रही है और ये कह रही है कि आखिरकार मैं तो शादी समारोह से आ रही हूँ, पता नहीं किसने क्यों इनकी हत्या कर दी या फिर खुद इन्होंने अपनी हत्या कर ली, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। अब जैसे ये बात आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, सारे लोग इकट्ठा होकर के नज़दीकी थाने में फ़ोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस पहुँचने के बाद बॉडी को अपने अंडर में ले लेती है।
पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस केस की छानबीन कर लेती है। और जब समा परवीन से पूछती है कि आखिरकार बताइए कि आपके पति की हत्या कैसे हुई, किसने मारा होगा, तब समा परवीन कहती है कि साहब मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, टेंशन में रहते थे और उसी कारण उन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस भी इस केस को बंद करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों जो कलीम के परिवार के लोग थे, भाई थे, माता पिता थे, वह इस बात को यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि साहब दरअसल मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आखिर अपनी हत्या कैसे कर सकता है। अब दोस्तों पुलिस इस केस की छानबीन करती है और समा परवीन के साथ जब सख्ती से पूछताछ करती है, उसके मोबाइल का कॉल डेटा निकालती है, तो पता लगता है कि दरअसल जो परवीन है यह अपनी ही भतीजे सलीम से बात करती थी। अब पुलिस एक बार फिर परवीन से बात करती है, परवीन टूटती है और टूट करके पुलिस के सामने सारा सच कबूल कर लेती है और वो बताती है कि साहब मेरा और मेरे भतीजे के बीच में अवैध रिश्ता था और हम दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे और इस बात की जानकारी उसके पति को हो चुकी थी। इसी कारण वो आए दिन झगड़ा करता था, मारपीट करता था और इसी कारण उसने अपने भतीजे के साथ मिल करके अपने पति को रास्ते से हटा दिया। जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, वहाँ पे मौजूद लोग सुनते हैं, तो किसी को यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार एक पत्नी जिसने लव मैरिज किया था उसी ने अपने पति की हत्या कर दी। तो दोस्तों आज की इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, किसी को भावनाओं को आहत करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों आज की ये सच्ची घटना आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।